नमस्कार। इंडियन पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते अब हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। 3-4 महत्वपूर्ण भाग और बचे हुए हैं और उसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाग 16। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? भाग 16। और ये जो भाग 16 है ये है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष व्यवस्थाएं, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस। देखिए, भाग भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जानबूझ करके आपको भाग डालता हूं और उस भाग का शीर्षक क्या या उस भाग की विषय वस्तु क्या है ये मैं आपको शुरू में बता देता हूं। जैसे आपने सपोज कर लिए भाग 11 पढ़ा तो वो है केंद्र राज्य संबंधों से, संघ राज्य संबंधों से। इस तरीके से आप 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, अभी लेटेस्ट आपने 15 पढ़ा। तो भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन से, इलेक्शन से। ये सब पूछे जाते हैं, मिलाने के लिए आते हैं। भाग 16 का संबंध किससे है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यानी इस भाग में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आप देखेंगे कि इस भाग में अनुच्छेद 330 से लेकर के और अनुच्छेद 342 तक विशेष वर्गों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। जैसे उदाहरण के लिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 330। बहुत पूछा जाने वाला अनुच्छेद है, बहुत ही पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 330 ये कहता है, या ये अनुच्छेद 330 में प्रावधान है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अनुच्छेद जो 330 है ये बात करता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आप सब जानते हैं कि भारत में 543 व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से 543 लोकसभा सीटों का निर्वाचन होता है। और इन 543 लोकसभा क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यानी इन स्थानों से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, उन स्थानों से अनुसूचित जाति का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हैं उन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति का ही कोई भारत का नागरिक चुनाव लड़ सकता है। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 330 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में, इसका जो संबंध है वो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में, इसका जो शीर्षक है या जो विषय है वो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय
का प्रतिनिधित्व। इस तो अनुच्छेद 331 कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो अधिकतम 2 सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत कर सकता है, नॉट मोर देन 2। भारत के संविधान में लिखा है इस आर्टिकल में कि वो जो है नॉमिनेट कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को, लेकिन नॉट मोर देन 2 ये शब्दावली यूज है, यानी 2 से अधिक सदस्यों का वो मनोनयन नॉमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। और नॉट मोर देन 2 लिखा है तो सामान्यतः प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद जब आम चुनाव होता है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या का निर्धारण कर दिया गया है नॉट मोर देन 2। इसी तरीके से आर्टिकल 332 आर्टिकल 332 में विधानसभाओं के बारे में, राज्यों की विधानसभाओं के बारे में वही बात कही गई है जो आर्टिकल 330 में लोकसभा के संबंध में कही गई है। यानी यहाँ लोकसभा में SC ST के स्थानों, SC ST के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कही गई है, तो ये संबंधित है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी जिस तरीके से अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC और ST के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है, ठीक उसी तरीके से 332 राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है। और अगला अनुच्छेद है 333, यानी ये और ये अनुच्छेद समानता रखते हैं और ठीक उसी तरीके से ये और ये अनुच्छेद समानता रखते हैं। इसमें कहा गया है कि मतलब जो बात 331 में लोकसभा के लिए कही गई है वही बात 333 में राज्यों की विधानसभाओं के लिए कही गई है। और उसमें भी कहा गया है कि अगर राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करेंगे। थोड़ा भाषा में अंतर है, वहाँ लिखा है नॉट मोर देन 2 लोकसभा के लिए, लेकिन यहाँ नॉट मोर देन 1 या 2 नहीं लिखा है, सीधे सीधे लिख दिया गया है एक सदस्य की नियुक्ति करेंगे, यानी न कम और न ज़्यादा। अगर उनको लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनके राज्य की विधानसभा में नहीं है, तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 ये कहता है कि ये जो स्थानों का आरक्षण है, जो मैंने अभी 330, 31, 32, 33 में बताया, स्थानों का आरक्षण और ये जो विशेष प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, ये कतिपय अवधि के पश्चात नहीं रहेगी। यानी ये जो आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी,
SC ST को आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व की जो बात कही गई थी वो कतिपय अवधि के पश्चात नहीं रहेगी। यानी 330, 31, 32, 33 में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत दिनों तक नहीं रहेंगी। यानी ये अस्थायी प्रावधान हैं, ये कुछ दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि संविधान निर्माता मानते थे कि कुछ दिनों बाद इन प्रावधानों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारी लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में ना SC ST के लोगों को आरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी बिना आरक्षण के और बिना विशेष प्रतिनिधित्व के भी ये पर्याप्त संख्या में लोकसभा और राज्य की विधानसभा में मौजूद हो जाएंगे। इसलिए प्रावधान अस्थायी थे, लेकिन 10-10 साल के लिए प्रावधान बढ़ाए जाते रहे और अभी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए हैं। और इसलिए ये जो अस्थायी व्यवस्था थी वो लगभग स्थायी जैसी हो गई है। लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से आप यही मानेंगे और यही सत्य है कि ये अस्थायी प्रावधान है, ये स्थायी प्रावधान नहीं है। जब भी बढ़ाया जाता है तो निश्चित समय के लिए बढ़ाए जाते हैं। अभी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको पुनः एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 में आगामी 10 वर्ष के लिए। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनमें 330, 31 और 32 ये तो बहुत ही पूछे जाते रहे हैं। और इन्हीं से संबंधित है 334, जो ये बात करता है कि ये जो प्रावधान हैं इनमें से कोई भी प्रावधान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल कुछ राजनीतिक मजबूरियां और कुछ वास्तविक स्थिति ये भी है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर ये आरक्षण हटा दिया जाए या विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हटा दी जाए तो निश्चित रूप से ये वर्ग जो है वो लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा पाएंगे। ये बात भी सही है। और इसलिए सरकार समय समय पर ये जो प्रावधान है अस्थायी, इनको बढ़ाती रहती है 10-10 साल के लिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335, ये जो अनुच्छेद अब हम आगे बताएंगे, ये बस इनका शीर्षक क्या है, मतलब इन अनुच्छेदों में मोटे तौर पर क्या बात कही गई, बस इतना ही आप दिमाग में रखिए, उतना ही बहुत है। 335 कहता है कि सेवाओं और पदों के लिए SC और ST के दावे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे, क्या है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावे, क्लेम्स। तो इसमें कहा गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित, इस अनुच्छेद में जो मुख्य रूप से कहा गया वो बता देता हूँ कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता को बनाए रखते हुए ध्यान रखा जाएगा। यानी हम इनके दावों का, इनके क्लेम्स का ध्यान रखेंगे, लेकिन ध्यान इस तरीके से रखेंगे कि प्रशासन की जो एफिशिएंसी है, जो प्रशासन की दक्षता है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
ये कहा गया अनुच्छेद 335 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 336। अनुच्छेद 336 कहता है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 336 क्या कहता है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। वास्तव में यह अनुच्छेद कहता है कि हम इसको संक्षेप में बताएंगे, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें इसकी अब प्रासंगिक भी नहीं रही हैं। पर इतना आपको ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद में कहा गया कि कुछ सेवाओं जैसे रेल, सीमा शुल्क, डाक एवं तार, ये जो सेवाएं हैं इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध बनाए रखे जाएंगे। तो ये एक तरीके से इसका बस इतना याद रखना है कि ये अनुच्छेद 326 का संबंध जो है वो कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, इतना बहुत है। इसी तरीके से आर्टिकल 337 ये 335, 336, 337 कम पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी 330, 31, 32, 33 ये सब बहुत पूछे जाते हैं, एक कम पूछे जाते हैं। तो इनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप ये इतना ही केवल जान लेंगे कि इनका विषय क्या है, तो इतने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय, मतलब 337 बता रहा हूँ, 337 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। तो ये 337 जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान की बात करता है। कौन? 337। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद हैं। अब हम आते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 338 पर। किस पर आते हैं? 338 पर। अनुच्छेद 338 बहुत पूछा जाता है ये अनुच्छेद भी। और इस अनुच्छेद का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध है, इस अनुच्छेद का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग। ये विषय है अनुच्छेद 338 का। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग होगा। अनुसूचित क्या कहा गया है इस अनुच्छेद 338 में? ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और
सदस्यों की सेवा शर्तों और पदावधि आदि के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, क्योंकि इनकी नियुक्ति का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा, इस अनुच्छेद 338 के द्वारा। यहीं पर एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग एक हुआ करता था। पहले एक ही आयोग होता था इसी अनुच्छेद के अनुसार, और वो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। यानी वो आयोग दोनों के लिए काम करता था, अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी। लेकिन 89वें संविधान संशोधन के द्वारा पूछा जाता है ये भी सब, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा दोनों आयोग अलग अलग कर दिए गए। 338 में कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया, और अभी आप आगे देखेंगे कि 338 का में जो है वो बताया गया 338 का ये संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अब 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, और 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, क्योंकि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में रह गया, और एक नया अनुच्छेद जोड़ करके 338 का जोड़ करके उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान किया गया। और इसमें भी सब कुछ वही है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, पदावधि, सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और नाम से ही स्पष्ट है इसका संबंध है अनुसूचित जाति के लोगों के विकास और कल्याण के लिए काम करना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, और अगर उनका उत्पीड़न किया जाता है तो उनके उत्पीड़न को रोकना। दोनों का काम इसका काम अनुसूचित जाति के लिए है, तो वही काम इसका अनुसूचित जनजाति के लिए है। दोनों ही अपने अपने लोगों के लिए, लोगों के विकास और कल्याण के लिए उपाय सुझाते रहते हैं, और देखते रहते हैं कि ये लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा में रहते हुए और एक सम्मानित नागरिक का जीवन व्यतीत कर सकें। अगर इसमें कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो उनको दूर करने के उपाय सुझा सकें। ये अपने प्रतिवेदन देते हैं, और वो प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि वास्तव में ये अनुसूचित जाति को संरक्षण देता है, प्रोटेक्ट करता है उनको, और ये अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके खिलाफ कोई अन्याय ना हो, इसीलिए इन आयोगों की स्थापना की गई है। अभी हाल ही में जो है वो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया नया 338 खा, और 338 खा ये कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्या कहता है? 338 खा का विषय क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये अनुच्छेद कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। और हम जानते हैं कि जब हम पिछड़े वर्गों की बात करते हैं तो कौन से पिछड़े वर्ग? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा। और इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और जो काम अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग वही काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों के लिए करता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 338, 338 का और 338 खा। 338 खा 102 में 102 यथ 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 339 पर। आते हैं अनुच्छेद 339 पर। अनुच्छेद 339 ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ये सब्जेक्ट है इस अनुच्छेद का। और ये अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में, मैं एक बार फिर बता दूं कि इस अनुच्छेद का विषय क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, इनके बारे में संघ का नियंत्रण, ये इसका विषय है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है संक्षेप में कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में जो है वो प्रतिवेदन देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करेंगे। यानी राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करेंगे और उसका काम होगा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण कैसे किया जाए, उनके बारे में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे, राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 340 भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ये क्या कहता है अनुच्छेद 340? ये कहता है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है और वो आयोग अभी बना दिया गया। और ये नियुक्ति की बात कहता है। और इसी 339 में जो बात कही गई थी उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 102वां संविधान संशोधन करके 338 खा जोड़ते हुए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग बना दिया गया, जिसका जिक्र हमने अभी किया था। अब हम आते हैं अंतिम 2 अनुच्छेद
इस भाग के और वो अनुच्छेद हैं 341 और 342। जो 341 है उसका विषय है अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां, ये सब्जेक्ट है इस अनुच्छेद का। और इसको अगर हम सरल भाषा में थोड़ा आपको समझाएं तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघराज्य के संबंध में, किसी राज्य या संघराज्य के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल या जैसी भी स्थिति हो के परामर्श के बाद एक लोक अधिसूचना के द्वारा किन्हीं जातियों, मूल वंशों या जनजातियों, किन्हीं जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों और जनजातियों के किसी भाग को इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, स्पेसिफाई कर सकेंगे। यानी किसी राज्य में किसी को अगर अनुसूचित जाति घोषित करना है या उस वर्ग में लाना है तो ये कौन करेगा? ये राज्यपाल से परामर्श करके भारत के राष्ट्रपति करेंगे, एक लोक अधिसूचना जारी करके। पूछा जाता है तो वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कहता है कि हमें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर दिया जाए, अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर दिया जाए, तो ये तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति ऐसा करें, लेकिन ऐसा करेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के बाद। फिर आगे इसी अनुच्छेद में लिखा है 341 में ही कि संसद भी उक्त अधिसूचना में स्पेसिफाई जातियों, मूल वंशों एवं जनजातियों अथवा इनके भागों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित कर सकेगी या निकाल सकेगी, इंक्लूड कर सकेगी या एक्सक्लूड कर देगी। जो बात अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में कही गई है, वही बात 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में कही गई है। अनुसूचित यानी इसका सब्जेक्ट है अनुसूचित जातियां, तो इसका सब्जेक्ट है अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 का संबंध है अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जिस तरीके की बात अनुच्छेद 341 में लिखी है, लगभग उसी तरीके की बात अनुच्छेद 342 में लिखी है। और लिखा है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य के संबंध में राज्यपाल या जैसी भी स्थिति हो के परामर्श के बाद लोक अधिसूचना के द्वारा किन्हीं जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजाति समुदायों के कुछ भागों, इनके भागों मतलब संपूर्ण जनजाति या इसके किसी भाग को इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकेंगे, स्पेसिफाई कर सकेंगे। और जिस तरीके से अनुसूचित जातियों के बारे में लिखा है, उसी तरीके से बाद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में वही लिखा है कि संसद भी उक्त लोक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जनजाति समुदायों या जनजाति समुदाय के किसी भाग को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख सकेगी या निकाल सकेगी, इंक्लूड कर लेगी या एक्सक्लूड कर देगी। तो ये लिखा है अनुच्छेद 342 में। मोटे तौर पर आप इतना याद रखिए कि 341 का संबंध है अनुसूचित जातियों से और इसका संबंध अनुसूचित जनजातियों से। एक बात ये याद रखिए और दूसरी बात ये याद रखिए
कि किसी राज्य में, भले ही आपका राज्य उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कौन अनुसूचित जाति होगा और कौन अनुसूचित जनजाति नहीं होगा या होगा, इसका फैसला एक लोक अधिसूचना के द्वारा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। यानी भारत के राष्ट्रपति एक लोक अधिसूचना के द्वारा अगर मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किसी जनजाति समुदाय को या उसके किसी भाग को इसमें या इस वर्ग में घोषित कर देंगे तो फिर वो उस राज्य में अनुसूचित जाति माना जाएगा और या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, जैसी भी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। और इसी आधार पर संसद भी इनको अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में स्वीकार कर सकेगी या अपवर्जित कर सकेगी, जिसकी अंग्रेजी हम बोलते हैं एक्सक्लूड कर सकेगी। और अगर संसद भी इनको मान लेगी तो फिर वो वर्ग जो है, वो जाति समुदाय पूरे देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा, यानी उसको वो दर्जा मिल जाएगा। अब आता है इसी तरीके से जब ये कर दिया गया तो एक और 242 का जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, जिस तरीके से इसमें कहा गया अनुसूचित जातियाँ, इसमें कहा गया अनुसूचित जनजातियाँ, तो इसमें एक जोड़ अभी जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? यह चूँकि नया जोड़ा गया इसलिए पूछा जा सकता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको याद रखना है। 341 में अनुसूचित जातियाँ, 342 में अनुसूचित जनजातियाँ और 342 का में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। और इसमें वही कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात एक लोक अधिसूचना के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के रूप में किसी को जो है इस संविधान के प्रयोजन के लिए वे निर्देश कर सकेंगे और जिसको वो निर्दिष्ट कर देंगे, यानी किसी राज्य में कोई ओबीसी होगा कि नहीं होगा, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अनुसूचित जाति के संबंध में प्रावधान किया गया था, जनजाति के संबंध में प्रावधान किया गया था, वही प्रावधान अब सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कर दिया गया है कि राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो किसी वर्ग को, समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के रूप में स्पेसिफाई कर लेंगे। और इस तरीके से ये जो 102वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद ये जोड़ दिया गया। और अब किसी राज्य में कौन एससी होगा, कौन शेड्यूल ट्राइब वर्ग में होगा, किसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, ये वास्तव में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे और लोक अधिसूचना के द्वारा वो किसी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये जो अध्याय था इसमें हमने आपको बताया कि कुछ विशेष वर्गों के लिए वास्तव में विशेष उपबंध और हैं भी। इस अध्याय में इतना ही। अब जो अगला भाग है वो भाग 17, जिसमें हम राजभाषा के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।